इसके लाखों नाजरीन अपनी जिंदगियां गुजार रहे थे, मगर वो अपनी जिंदगी जी रहा था। वो गेम डेवलपर बनना चाहता था, मगर एक सेलिब्रिटी बन गया। इसके शौक ने उसे शोहरत, दौलत और फिर सजा दी। वो अमीर भी था और सादा भी, वो हीरो भी बना और विलन भी। वो मुझसे मिलने आया और मुझे अगवा कर लिया। वो रोस्टर भी था और विलागर भी, वो मजलूम भी था और मुजरिम भी। किस्मत ने उसे सोने, चांदी और डॉलरों में तोला। वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था जो उसके खिलाफ बोले। इसकी गलतियों ने उसे काफी अरसे तक जमीन पर गिराए रखा। इसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दांव पर लगा दी। वो एक ही है, सादुर रहमान अल मारूफ डक्की भाई। जो जापान के एक स्कूल में पढ़ता था, पढ़ाई में कभी दिलचस्पी नहीं ली। वो बचपन से ही इतना शरारती था कि लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए कुछ न कुछ जरूर करता था। उसकी कैमरे से खास दोस्ती थी। वो हर वीडियो में कुछ नया करने की कोशिश करता था, कभी छलांगे लगाना, कभी नए किरदार अदा करना। जब पाकिस्तान में अभी यूट्यूब के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे, उसके वालिद को व्लॉगिंग का शौक था। वो रोज कैमरे में कुछ न कुछ रिकॉर्ड करते थे, चाहे साद और मुबीन की स्कूल ट्रिप हो, सालगिरह हो या सैरो तफरी। उसे खुद भी नहीं पता था कि साद बड़ा होकर क्या बनेगा, मगर उसके वालिद को यह बात अच्छी तरह मालूम थी। 2006 में यह खानदान पाकिस्तान आकर लाहौर मुंतकिल हो गया। साद को पढ़ाई से ज्यादा गेम्स में दिलचस्पी थी। वो गेम डेवलपर बनना चाहता था, मगर उसके खानदान का पस मंजर तालीमी था, इसीलिए वो साद को पढ़ाना चाहते थे। मगर साद को सिर्फ टेक्नोलॉजी से लगाव था। वक्त गुजरता गया और साद की दिलचस्पी भी बढ़ती गई। 2016 में दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो रही थी। एक ऐसा दौर जिसमें इंटरनेट ऐश नहीं बल्कि ज़रूरत बन चुका था। टेक्नोलॉजी फैल रही थी। मोबाइल फ़ोन लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। आईफोन 7 लॉन्च हो चुका था। इंस्टाग्राम ने स्टोरीज फीचर मुतारिफ करा दिया था। अब हर कोई अपनी रोजमर्रा जिंदगी के लम्हात दुनिया के साथ बांटना चाहता था। यूट्यूब पर कैसी निस्टैट और प्यूडीपाई जैसे नाम नौजवानों के लिए मिसाल बन चुके थे। अब व्लॉगिंग सिर्फ शौक नहीं रही थी, ये एक पेशा बनती जा रही थी। पाकिस्तान में भी हवा का रुख बदल रहा था, क्योंकि 2012 से लगा यूट्यूब पर पाबंदी 2016 में खत्म हो गई थी। साद भी प्यूडीपाई से मुतासिर था और वो अपना एक टेक चैनल चला रहा था जिसका नाम था सादी टेक, मगर उसे कोई खास नतीजा नहीं मिल रहा था। इसी दौरान साद को एक सुनहरी मौका मिला, क्योंकि नोकिया ने अपने एंड्रॉयड फोन लॉन्च किए थे। साद ने नोकिया के मोबाइल पर एक रिव्यू वीडियो बनाई। ये उसकी पहली वीडियो थी जिस पर 10,000 व्यूज आए। लोग कमेंट्स करने लगे। साद बहुत खुश था कि एक ईमेल ने उसकी खुशी दोगुनी कर दी। ये ईमेल हुआवे कंपनी की तरफ से थी जिसका मोबाइल लॉन्च होने वाला था। साद को हुआवे के नए फोन पर रिव्यू वीडियो बनानी थी। एक बगैर मुआवजा काम था, मगर कंपनी फोन मुफ्त दे रही थी। ये एक बहुत बड़ा मौका था कि एक बैनुल अक़वामी कंपनी ने साद से राब्ता किया था। ये उसके टेक कैरियर की शुरुआत हो सकती थी, मगर ये मौका ज़ाया हो गया। जिंदगी का एक सुनहरी मौका हाथ से निकल गया और इतना बड़ा ब्रांड चला गया। मगर फिर उसने एक फैसला किया, जो भी हो वो किसी को अपने काम में रुकावट नहीं बनने देगा। वो हर मुश्किल खुद हल करेगा। सबसे पहले ने अपने पीसी को अपग्रेड करने का फैसला किया, मगर पैसे नहीं थे। साद ने सब कुछ छोड़ दिया, क्रिकेट, जिम, शौक। उसे बस दुनिया का सबसे बड़ा टेक यूट्यूबर बनना था, मगर इसके लिए सामान चाहिए था जिसकी कीमत 50,000। साद ने सफारी मॉल में 2 माह कैशियर की नौकरी भी की और 22,000 जमा किए। पुराना सामान बेच दिया जो काम का नहीं था, और इस तरह उसने 50,000 का सामान खरीद लिया। वो बहुत खुश और पुरजोश था। वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेक यूट्यूबर बनना चाहता था, मगर शायद कुदरत कुछ और चाहती थी। साद का पहला फिर दूसरा टेक चैनल टर्मिनेट हो गया। साद 17 बरस तक मायूस रहा, मगर इसने हार नहीं मानी। एक दिन वो बोर हो गया तो उसने एक अलग वीडियो बनाने का सोचा। उस वक्त गेमिंग और कमेंट्री का रुझान था,
साद ने सोचा कि वो कमेंट्री की आदत डाल ले और इस बार मौजू टेक नहीं होगा बल्कि एक ऐसा मौजू होगा जिससे आम लोग जुड़ सके। और फिर साद ने एक वीडियो बनाई, स्टूडेंट्स की अक़साम। ये वीडियो फेसबुक पर वायरल हो गई, हजारों व्यूज आ गए। व्यूज देखकर साद का डोपामीन लेवल आसमान को छूने लगा। उसने 3 बार टेक चैनल बनाया था, तब भी इतने व्यूज नहीं आए थे, मगर इस एक वीडियो पर हजारों व्यूज। अब साद को यूट्यूब की दुनिया में एक नया रास्ता नजर आया, तो किस्मत ने एक और मौका दिया। उस वक्त दंचक पूजा का एक गाना आया। साद ने सोचा ये दंचक पूजा क्या भला है, मैं भी एक वीडियो बना लेता हूँ। उसमें 5 से 6 मिनट की वीडियो बनाई और अपलोड कर दी। साद को कैरियर और यूट्यूब में से एक को चुनना था। एक तरफ डिग्री, दूसरी तरफ व्यूज। एक तरफ गेम डेवलपर बनने का ख्वाब, दूसरी तरफ सब्सक्राइबर्स। एक तरफ घर वालों का दबाव, दूसरी तरफ शौक। और साद ने अपने शौक का इंतखाब किया। फौरन दंचक पूजा के गाने पर एक रोस्टिंग वीडियो बनाई और अपलोड कर दी, ऐसे चैनल पर जो झटपट बनाया गया था, जिस पर ना मेहनत थी ना दिलचस्पी। प्रोफाइल पिक्चर भी गूगल से उठाकर बतख पर लगा दी गई। नाम भी समझ नहीं आया तो डकी रख दिया। ये एक आरजी चैनल था, डकी भाई। साद ने वीडियो अपलोड की और सो गया, मगर जब वो सुबह उठा उसकी किस्मत बदल चुकी थी। 1 करोड़ व्यूज आ चुके थे। साद उर रहमान अब दुनिया के लिए डकी भाई बनने वाला था, क्योंकि वीडियो तेजी से वायरल हो रही थी। हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि मिलियंस तक बात पहुंच गई। डकी भाई की वीडियो पर मिलियंस में व्यूज आने लगे और यूं साद गेम डेवलपर के बजाय रोस्टिंग का बादशाह बन गया। इब्तिदा में वो इंडियन व्लॉगर्स को रोस्ट करता था। वो इतना मशहूर हो चुका था कि लोग खुद जलील होने में खुशी महसूस करते थे। इस फहरिस्त में एलेक्स भट्टी सबसे ऊपर था, जिसने खुद साद भाई को रोस्ट करने का मैसेज किया। दुनिया भर में प्यूडीपाई रोस्ट कल्चर को मकबूल बना रहे थे और पाकिस्तान में सिर्फ एक ही नाम था, डिकी भाई। 2017 में साद हर जगह ज़ेरे बहस था। उसका अंदाज़े रोस्टिंग ऐसा था कि कोई भी उसका आदी हो जाता। मगर डिकी भाई के साथ 2 बड़े मसाइल थे। एक ये कि गालियों की वजह से वीडियोस मोनेटाइज नहीं होती थी। दूसरा ये कि व्यूज मिलियंस में थे मगर सब्सक्राइबर्स सिर्फ 1.5 लाख थे। डिकी चाहता था कि उसके सब्सक्राइबर्स तेजी से बढ़े और वो किसी ऐसे मसले की तलाश में था जो उसे बूम दे सके। ये मसला शाम इदरीस की सूरत में हल हुआ। शाम यूट्यूब पर एक बड़ा नाम था। उसके 8 लाख से ज़ायद सब्सक्राइबर्स थे। वो पाकिस्तान में नहीं था, मगर पाकिस्तानी उसकी वीडियोस शौक से देखते थे। शाम और फ्रोगी की जोड़ी एक नया ट्रेंड मुतारिफ करवा रही थी। उसने शाम को रोस्ट करने से पहले शाम को मैसेज भी किया, मगर शाम वो मैसेज देख नहीं सका। डिकी बिल्कुल ठीक कहता है कि उसने मुझे ईमेल की होगी और डिकी ने रोस्ट कर दिया। यहीं से वो लड़ाई शुरू हुई जिसने डिकी को शोहरत की एफिल टावर तक पहुंचा दिया। ये पाकिस्तान की पहली डिजिटल जंग थी। सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग थे टीम डिकी और कुछ थे टीम शाम और फ्रोगी। ये मामला इतना बढ़ गया कि पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इसे कवर किया। हर दूसरे पेज पर डिकी भाई बनाम शाम इदरीस की मीम्स और पोस्ट्स नजर आने लगी। डिकी भाई का नाम हर घर तक पहुंच गया। इस वक्त इसके सब्सक्राइबर्स मिलियंस तक पहुंच चुके थे। अब सिर्फ रोस्टिंग नहीं, लोग उसकी शख्सियत से भी जुड़ने लगे थे। वो एक इंटरनेट सेलिब्रिटी बन चुका था। मगर जैसे जैसे शोहरत बढ़ती गई, नफरत भी बढ़ती गई, क्योंकि डकी की जुर्रत बढ़ती जा रही थी। शुरू में वो इजाजत लेकर रोस्ट करता था, मगर अब बगैर पूछे रोस्ट करने लगा। और फिर वही हुआ जो होना था। डकी पैसा, शोहरत और दुश्मनी तीनों एक साथ कमा रहा था और उसे एहसास भी हो गया था कि अगर रोस्टिंग जारी रखी तो जल्द बड़ा नुकसान होगा। सिर्फ उसका नहीं बल्कि उसके खानदान का भी। 2019 में डकी रोस्टिंग के किनारे पर खड़ा था। अचानक 17 नवंबर 2021 के बाद वो गायब हो गया। किसी को नहीं मालूम था कि डकी कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या करने वाला है। क्या डकी भाई खत्म हो गया? लोग यही सोच रहे थे। जिसके पास मिलियन ऑडियंस थी। बिल्कुल 3 माह बाद एक नया धमाका हुआ। डकी भाई ने रोस्टिंग छोड़ दी और फैमिली व्लॉगिंग की दुनिया में कदम रख दिया और यहां से वो सफर शुरू हुआ जो जाकर जेल पर खत्म। मगर क्या डकी भाई फैमिली व्लॉगिंग की वजह से जेल गया? अगर ऐसा है तो बाकी फैमिली व्लॉगर्स आज भी बाहर क्यों हैं? डकी बहुत खुश था क्योंकि उसके ऑडियंस ने उसे हर तरह से कबूल किया। रोस्टिंग में भी मिलियन व्यूज, फैमिली व्लॉगिंग में भी मिलियन व्यूज। असल में अब ब्रांड्स और स्पॉन्सर्स ज्यादा आने लगे थे। वो अपनी लग्जरी लाइफ दुनिया को दिखा रहा था।
मगर शायद उसे तनाज़ात पसंद थे या तनाज़ात को वो पसंद था। इसी दौरान अरूब उसकी ज़िंदगी में आई। 2022 में सादुर रहमान ने अरूब जतोई से शादी की। यूं समझ ले डक्की भाई कंपनी में एक और पार्टनर शामिल हो गया। अब सिर्फ डक्की भाई नहीं, अरूब भी साथ थी। वीडियोस बढ़ने लगे, व्यूज़ बढ़ने लगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे, मुख्तसरन पैसा बढ़ने लगा और साथ ही डक्की भाई का डोपामीन लेवल भी। अब वो मज़ीद चाहता था, मज़ीद व्यूज़, मज़ीद ब्रांड्स, मज़ीद डॉलर्स। याद है वही डक्की जिसके पास टेक चैनल के लिए 50,000 नहीं थे, आज उसे लाखों कम लग रहे। डोपामीन बड़ी अजीब चीज़ है। और फिर डक्की भाई ने लोगों को सिखाने का फैसला किया। जो खुद कभी अच्छा तालिब इल्म नहीं था, वो अच्छा उस्ताद बनने निकला। 2023 में डक्की भाई एकेडमी कोर्स लॉन्च किया। ये कोर्स रजब भट्ट और नदीम नानीवाला के कहने पर लॉन्च किया गया, मगर तीनों इतने ही संजीदा थे जितने वो अपनी पढ़ाई में थे। ना कोई वेबसाइट बन सकी, ना वीडियोस अपलोड हुई और नतीजा ये निकला कि डक्की भाई खुद हैरान रह गया। ये एक पेड कोर्स था, यानी फीस देकर ज्वाइन करना था। डक्की का दावा था कि ये कोर्स नए यूट्यूबर्स को सिखाएगा कि वीडियोस वायरल कैसे होती है, ब्रांड डील्स, व्यूज और एंगेजमेंट कैसे बढ़ाई जाती है। मगर लोगों को कुछ नहीं मिला। बहुत से पुराने फॉलोअर्स को लगा कि डक्की भाई अब फैन से पैसा कमा रहा है। लोगों ने ट्विटर, रेडिट और यूट्यूब पर कमेंट शुरू कर दिए। कुछ ने लीक शुदा लेक्चर्स और स्क्रीनशॉट्स भी अपलोड कर दिए, जिससे मुखालिफत और बढ़ गई। चंद हफ्तों में डक्की भाई के 2.5 से 3 लाख सब्सक्राइबर्स कम हो गए। ये उसके कैरियर का सबसे बड़ा नुकसान था, लेकिन वो उठना जानता था। 2024 के आखिर तक उसके चैनल ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली। व्लॉग्स, फैमिली कंटेंट और वेब के साथ वीडियोस, सब कुछ ठीक लग रहा था। मगर असल में कुछ भी नॉर्मल नहीं था। डॉलर आ रहे थे, मगर केसेस भी हो रहे थे। गाड़ी चलाते हुए सोने की वीडियो पर केस, बगैर लाइसेंस असलहा दिखाने पर केस। ये सब छोटे झटके थे। असल जलजला अभी आना बाकी था। ब्रांड्स दोबारा कांटेक्ट कर रहे थे, स्पॉन्सरशिप बढ़ रही थी। मगर इनमें से एक उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जाल निकला। ये एक मोबाइल ऐप थी। ऊपर से आम गेम लगती थी, मगर अंदर से ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म था। ये जुआ था। डक्की भाई ने उसे उस वक्त कानूनी कहा। ये एक छोटी सी स्पॉन्सर्ड क्लिप थी, मगर इसने पूरा कैरियर बदल दिया। चंद दिनों में सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। लोगों ने कहा ये स्कीम है। सबूत के साथ वीडियोस आई कि ऐप ने पैसे हड़प लिए। मामला FIA साइबर क्राइम तक पहुंच गया। 17 मार्च 2025 की दोपहर डक्की भाई लाहौर एयरपोर्ट से रवाना हो रहा था कि उसे पता चला उसका नाम PNIL लिस्ट में है, यानी वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। फिर खबर आई डक्की भाई को सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि NICL के अफसरान उसके खिलाफ पॉडकास्ट और इंटरव्यूज में बात करते नजर। सवालात बढ़ते गए कि आखिर सिर्फ डक्की ही क्यों? जिन ऐप्स को बहुत से इन्फ्लुएंसर्स ने प्रमोट किया, हत्ता कि वसीम अकरम ने भी, सिर्फ डक्की पर कार्रवाई क्यों? डक्की कोई सवाल का जवाब ना दे सका। अदालत के मनाजिर सामने आने लगे। बीवी जो कभी दुनिया घूमती थी, अब अदालतों के चक्कर लगा रही थी। चेहरा छुपाकर आना जाना। डक्की भाई अदालत में खामोश, कभी माफी मांगता हुआ। और फिर एक और बड़ा मोड़ आया। 14 अक्टूबर को मोहम्मद उस्मान अपने अपार्टमेंट की पार्किंग में पहुंचा और लापता हो गया। वो NCCI का डिप्टी डायरेक्टर था। एक हफ्ते बाद उसकी बीवी और बच्चे भी गायब हो गए। फिर खबर आई कि तहकीकाती अफसरान खुद तफ्तीश का शिकार है। बाद में अरूब जतोई की FIR सामने आई कि NCCI अफसरान ने 90 लाख रुपए रिश्वत ली। अगर ये सब सच है तो यही शेर याद आता है, एक ही उल्लू काफी था, हर शाख तर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। डक्की ने कभी नहीं सोचा था कि उरूज की सीढ़ियां जितनी तेज होती हैं, जवाल भी उतना ही तेज होता है। क्योंकि जो रास्ते आसान होते हैं उनकी मंजिल गलत होती है। चाहे कम्युनिटी 9 मिलियन की हो या उरूज के वक्त साथ देने वाले दोस्त, जैसे ही जवाल आता है सब पीछे छोड़ जाते हैं। 26 नवंबर 2025 को मुतल्लिका अदालत ने जमानतनामे की तस्दीक के बाद उसकी रहाई का हुक्म दिया और डक्की भाई को कैंप जेल से रहा कर दिया। रहा होने के बाद उसने 52 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड किया और एक बार फिर उसने कहानी को मोड़ दिया। उसने खुद को वीडियो में इंतहाई लाचार, मजलूम और बेबस दिखाया। लेकिन ये अल्लाह जानता है कि सच क्या है। लेकिन उसने इस मुल्क इदारों के जो हालात बताए
اور اپنے ساتھ ہونے والا سلوک لوگوں کو بتایا تو پھر سے لوگ اسے مظلوم اور بے بس قرار دے رہے ہیں، اور ایک بار پھر ڈکی کا سورج ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی ایک ویڈیو پر ایک دن میں 9 ملین سے زیادہ ویوز آ گئے۔ وہ ڈکی جس کو کل سب انسبسکرائب کر گئے تھے آج پھر ڈکی پر فدا ہو رہے ہیں، اور ڈکی بھائی واقعی گیم چینجر نکلا۔ اس نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ پاکستانی عوام نہ صرف جذبات ہے بلکہ بہت جلد بھول جانے والی قوم ہے، چاہے کوئی کتنا برا یا اچھا کیوں نہ ہو۔ بہرحال یہ کہانی تھی سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی۔